ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। गुजरात के द्वारका पहुंचे सीएम योगी, जनसभा को किया संबोधित। द्वारकाधीश मंदिर में सीएम ने किए दर्शन पूजन, कहा संकट के समय में सिर्फ बीजेपी साथ देती है। इटावा के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, कहा मोदी और योगी सरकार के अच्छे कामों को लोगों को बताना है। राजा महाराजा अब रानी की कोख से नहीं बल्कि लोकतंत्र में जनता के आशीर्वाद से पैदा होते हैं। अतीक अहमद पर बड़ी कार्रवाई, 120 करोड़ से अधिक कीमत की संपत्ति कुर्क, डीएम के आदेश के बाद संपत्तियां कुर्क। एटा में पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह के बेटे पर बड़ी कार्रवाई, प्रमोद यादव की 27 बीघा जमीन को किया गया कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई बड़ी कार्रवाई। नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। रुक करेंगे राजस्थान की खबरों का। राजस्थान की महत्वपूर्ण खबरें आपको बताएंगे, राजस्थान से जुड़ी तमाम जानकारियां आपको दिखाएंगे। राजस्थान प्राइम के इस खास बुलेटिन में कई खबरें आप तक पहुंचाएंगे। राजस्थान से जुड़ी हुई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़ी हुई, राजस्थान से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। तो राजस्थान में क्या मुख्य रहा वो खबरें आपको बताएंगे। राजस्थान प्राइम के इस खास बुलेटिन में हर एक खबर आप तक पहुंचाएंगे और खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी ने जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से आम जन के बीच जाकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ, उसकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आने वाले विधानसभा चुनावों में बिगुल बजाया जाएगा। यह विचार जयपुर में आयोजित जन आक्रोश यात्रा कार्यशाला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने व्यक्त की है। यात्रा के मीडिया प्रमुख हितेश पटेल बालोत्रा ने बताया कि जयपुर के महावीर स्कूल में जन आक्रोशी यात्रा के जिला और विधानसभा के प्रभारियों और संयोजकों की एक बैठक ली गई और उस बैठक में ये जानकारी दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबरों की बात करते हैं। धौलपुर के बसेड़ी पंचायत समिति के सभागार में एससी आयोग के अध्यक्ष और विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने अधिकारियों के से ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक की और इसके साथ ही जनसुनवाई की। जब विधायक ने लोगों से सवाल किया तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर सरकारी कार्यालयों में हमारी सुनवाई नहीं होती। लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी किसी भी काम के लिए पैसा मांगते हैं और लोगों ने कहा कि पंचायत समिति विकास अधिकारी की मनमानी के चलते क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। मामले को समझते हुए विधायक ने विकास अधिकारी और प्रधान की सलाह दिया है कि आपस में मिलजुल कर काम करें और अंत में विधायक ने अधिकारियों के साथ बैठक की और क्षेत्र में हो रहे कामकाजों का जायजा लिया। तो विधायक ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस दौरान अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। समीक्षा बैठक के बाद जनसुनवाई भी उन्होंने की और विकास के कार्य जो रुके हुए हैं उनको लेकर धौलपुर दौरे पर रहे विधायक ने कहा कि जल्द से जल्द उन कामों को पूरा किया जाए। जिस भी जमीन पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया है उस जमीन को खाली करवाया जाए। अधिकारियों के साथ जो मीटिंग हुई उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं विधायक क्षेत्र में तमाम कार्यों का जायजा ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। राकेश हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, विधायक पहुंचे, जायजा लिया, क्या कुछ बैठक में निर्देश दिए गए हैं?
ये बसेड़ी पंचायत समिति सभागार में एसी आयोग के अध्यक्ष विधायक खिलाड़ीलाल बेरवा ने अधिकारियों से ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक की थी, जिसमें कि खुलेआम भ्रष्टाचार को बताया गया था। उन्होंने विकास अधिकारी सतीश बेरवा का उन पर कई आरोप लगाए। पंचायत समिति विकास अधिकारी मनमानी के चलते काम बंद पड़े हुए हैं, विकास कार्यों में कोई भी काम नहीं हो रहा, विकास के अवरुद्ध पड़े हुए हैं। विकास अधिकारी का प्रधान के साथ व्यवहार ठीक नहीं है, पंचायत समिति में कार्य करने वाले के दम घुट रहा है। उन्होंने ये बताया है कि यहाँ जनता एक तरफ है और अधिकारी एक तरफ है। राकेश, जो बैठक की गई उस बैठक में कौन कौन से विभाग के अधिकारी वहां पर मौजूद रहे? जी, इस विधायक में इसमें अधिकारी तहसीलदार बसेड़ी से मनोज भारद्वाज, सरकारी जमीनों में अतिक्रमण कराने वाले के खिलाफ जमीन में से भेद कर ली तथा FIR दर्ज कराने के मौके पर निर्देश रहे। और इसमें कई अधिकारी SDM दीपक कटाना, प्रधान अमित सिंह परमार, BDO सतीश बेरवा, तहसीलदार मनोज भारद्वाज आदि मौजूद रहे। राकेश, काम में जो लापरवाही बढ़ती गई है, विकास कार्य तेजी से नहीं हो रहे हैं, क्या इन सब चीजों को लेकर फटकार भी अधिकारियों को लगाई गई? जी, अगर ये कार्य नहीं हो रहा है, इस चक्कर में अधिकारियों ने कई नेताओं को और पंचायत के लोगों को आरोप लगाए और इन पर खुलेआम आरोप किए गए। जन सुनवाई भी की गई। राकेश, कितने लोग अपनी जन सुनवाई लेकर वहां पर पहुंचे, कितने लोगों की शिकायत का निपटारा मौके पर किया गया? जी, वहाँ बताया गया है कि पंचायत के कई पंचायतों से लोग इकट्ठे हुए थे और कई पंचायतों के सरपंच, उपपंच और अन्य लोग वहाँ एकत्रित हुए थे। राकेश, धौलपुर के दौरे पर जब विधायक पहुंचे तो वहां पर कौन कौन सी शिकायतें लेकर लोग पहुंचे थे? चूंकि ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार जैसी बातें तो पहले से भी सामने आ रही थी, तो क्या शिकायतों के आधार पर यहाँ पर विधायक पहुंचे थे, शिकायतें मिल रही थी? जी, शिकायत तो मिल रही थी। पंचायत समिति विकास अधिकारी की मनमानी चल रही थी और वहाँ कई जगह विकास के कार्य अवरुद्ध पड़े हुए थे। कौन कौन से विकास कार्यों की जानकारी विधायक ने वहां पहुंच कर ली है? राकेश जी, इसमें कई कार्य हैं, जैसे मेस्ट्रोल है, पंचायत के खाते हैं और ये सड़क का कार्य है और अन्य कार्य हैं सरकारी कर्मचारी दफ्तरों में। बैठक के बाद अधिकारियों को क्या कुछ कहा गया है? बैठक के बाद में ये गुस्सा आया था कि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे थे, सरपंच लोगों की मान नहीं रहे थे। कई घोटालाओं में सरपंच उप सरपंच उनसे कह रहे थे तो वो कह रहे थे कि हाँ काम चल रहा है, लेकिन काम कहीं देखा नहीं जा रहा था कि काम चल रहा है। कोई रिपोर्ट भी तलब की गई है क्या राकेश? नहीं जी, रिपोर्ट की नहीं। पंचायत वगैरह ने कही है कि हम आंदोलन जारी करेंगे, हमारे विकास कार्यों में इतना कार्य नहीं हो रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राकेश आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा ने कहा कि महिलाओं, बालक बालिकाओं, दिव्यांगजन और वृद्धजनों का कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है। इस वर्ग के कल्याण के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध रूप से कार्य कर रही है। डॉक्टर शर्मा ने बुधवार को सर्किट हाउस में स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ बैठक में यह बात कही। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि समाज के इन वर्गों के सामने आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए नीतिगत प्रयासों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए और बोर्ड का प्रयास रहेगा कि फ्लैगशिप और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्रों को मिले। इसके लिए नियमित रूप से विभाग और अधिकारियों का फीडबैक लिया जा रहा है। स्वयंसेवी संगठनों के इन वर्गों के उत्थान में सरकार के साथ अहम भागीदारी की सराहना करते हुए डॉक्टर शर्मा ने कहा कि मानवता सेवा सबसे बड़ा धर्म है और NGO संवेदनशीलता के साथ बेहतरीन कार्य कर रहा है और स्वयंसेवी संगठन बोर्ड के इन वर्गों के उत्थान के लिए नए सुझाव भी भिजवाए हैं, जिससे आगामी बजट में इन प्रस्तावों को शामिल करवाया जा सके। मुझे संतोष इस बात की सरकार इस डिपार्टमेंट को लेकर के बहुत संजीदगी के साथ काम कर रही है, क्योंकि ये वो ऐसा विभाग है जहाँ वंचित तबके को लाभ देने के लिए, वंचित तबके की संरक्षा के लिए हम काम करते हैं।
आज जो बीकानेर संभाग के अधिकारियों की बैठक थी, उसका उद्देश्य यही था कि आगामी समय में बजट आना है। उनके साथ ही NGOs भी थे जो हमारे अधीन काम करते हैं, उन सबसे हमने विचार लिए और हम उन सबको सम्मिलित करके एक डॉक्यूमेंट बना के सरकार को प्रेषित करेंगे और बहुत बेहतरीन और अमूल्य सुझाव आए। कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट्स हो जाते हैं जिसके कारण बहुत अच्छी योजना में भी थोड़ा सा बाधा आ जाती है, तो हम चाहते हैं सारी चीज़ें ठीक ठाक हो जाए और जो वृद्ध जन हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनकी बहबूदी सुरक्षा को लेकर के जो हमारी योजनाएं चल रही हैं उनको और बल मिल सके। मुझे खुशी होती है इस बात को बताते हुए आपको कि सरकार ने जो बेहतरीन काम किया है बच्चों के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को संबल देने के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, उसका सकारात्मक परिणाम मिला है। इस बार अब्दुल साहब में किसी भी जिले में कोई बात पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो इससे साफ पता चलता है कि इस सरकार ने योजनाओं को न सिर्फ बनाया बल्कि मूर्त रूप देकर के आम जन को लाभ देने का काम किया है। आज की बैठक में बहुत बेहतरीन सुझाव मिले। हमने कुछ सुझाव तो ऐसे हैं जिसमें भी सरकारी बिल्डिंग्स जो यदि किसी काम नहीं आ रही तो उनको सामाजिक अधिकारिता विभाग के पास लेकर के हम उनके माध्यम से कुछ सेंटर्स खोल सकते हैं ताकि और लोगों को लाभ मिल सके। कुछ ऐसे सजेशंस हैं जो आजकल के एकल जीवन जीने वाले लोग या वृद्ध जन, परिजन बाहर रहते हैं, बच्चे बाहर रहते हैं, उनके लिए कुछ ऐसे सेंटर्स खोले जाएँ जिनमें पेमेंट के आधार पर एक ऐसा जीवन जी सके जहाँ पर उनको इंटरमिंगलिंग हो सके और अकेलापन ना मिल सके। सुरेश हमारे संवाददाता हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सुरेश, एक बैठक की गई जिसमें स्वयंसेवी संगठनों के साथ चर्चा की गई, क्या चर्चा की गई है, विस्तार से जानकारी। सर्किट हाउस में सेवी संस्थाओं के साथ बैठक की। इसमें इन्होंने समाज के वर्गों में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए नीतिगत प्रयासों के तहत बोर्ड का पुनर्गठन किया है, जिसके लिए इन्होंने स्वयं संगठनों के द्वारा सामाजिक न्याय, अधिकारिता विभाग, महिला अधिकारिता, बाल अधिकारिता व अन्य संबंधित विभागों से कार्य का फीडबैक लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सुरेश, इस बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है, इस नए बोर्ड में क्या कुछ खूबियां हैं, कैसे पिछले जो बोर्ड था उससे ये अलग है? इन्होंने कहा कि इसके लिए हमारा बोर्ड है वो हर तरह से राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको आमजन तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। जहां जहां दिक्कत आ रही है वहां पे हम कार्य करेंगे। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र में महिला तस्करी रोकने की दिशा में सतर्कता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया एवं महिला उत्थान के लिए समाज कल्याण विभाग, महिला एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करवाए। सुरेश, जो भी तमाम संगठन वहां पर पहुंचे थे, इस पूरी बैठक को लेकर उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इस बैठक में जो भी आए हुए हैं NGO सहित प्रतिनिधि, उन्हें ठीक से काम करके सरकार की सभी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। सुरेश, अगर इस बैठक की बात करें तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? सबसे मुख्य बिंदु चर्चा में क्या किए गए? इस बैठक का यही मुख्य उद्देश्य था कि एक कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है, जिसके लिए महिलाओं, बालक, बालिकाओं, दिव्यांगजनों, इन सभी को प्राथमिकता से राज्य सरकार जो इनके कल्याण के लिए काम कर रही है उन्हें कार्य करना, संकल्पबद्ध रूप से काम करना। सुरेश, इस बैठक का हिस्सा कौन कौन बने? क्या कोई अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए थे? इसमें समाज कल्याण अधिकारी वाजिद खान, सुनीता गौड़, गजेंद्र सिंह सांकला, महिला सुरक्षा सलाह केंद्र की मंजू नांगल सहित NGO के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। चलिए सुरेश, हमारे साथ बने रहिए, आगे खबरों में आपसे अपडेट लेंगे। और वहीं बीकानेर में इन दिनों यूरिया की भारी किल्लत के चलते किसान वर्ग खासा परेशान नजर आ रहा है। यूरिया के लिए किसान लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं, फिर भी उन्हें यूरिया नहीं मिल रहा है। किसानों ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि दूर दराज गांव से वे यहां यूरिया लेने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें 2-2 दिनों तक लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है और उसके बाद भी उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। वहीं किसान एग्रो एजेंसी तोलाराम ककड़ा ने बताया कि यूरिया का उत्पादन समिति और खपत दोगुनी है, इस कारण यूरिया की किल्लत चल रही है। उन्होंने कहा कि इस किल्लत के चलते किसानों को कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। प्रत्येक किसान को 5-5 बैग यूरिया आधार कार्ड के आधार पर दिया जा रहा है।
तो बीकानेर में किसानों को यूरिया की किल्लत हो रही है। 4-4, 5-5 दिन तक लाइनों में खड़े रहने के बाद भी यूरिया नहीं मिल पा रहा है। इस किल्लत के चलते किसान काफी परेशान है। 5-5 बैग आधार कार्ड पर यूरिया का दिया जा रहा है, लेकिन किसान परेशान है। सुरेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश, यूरिया की किल्लत देखी जा रही है। किसानों का कहना है कि 4-4, 5-5 दिनों तक, 4-4 घंटों तक भी खड़े रहने के बावजूद भी उन्हें यूरिया नहीं मिल रही है। ताकि आपको बता दूं कि इन दिनों किसान खेतों में बुआई कर रहे हैं, जिसके लिए यूरिया की भारी डिमांड रहती है, जिसका पूरे प्रदेश में कमी नजर आ रही है, जिसके लिए पूरे प्रदेश के किसान यूरिया के लिए परेशान हो रहे हैं। जो लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर 2-2, 3-3 दिन तक खड़े रहते हैं, फिर भी उन्हें पर्याप्त यूरिया नहीं मिल रहा है, जिसके कारण यूरिया का उत्पादन कम हो रहा है, खपत दुगनी है, इसके कारण किल्लत चल रही है। इसके लिए राज्य सरकार को अनेक बार कहने के बावजूद भी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। किसानों का क्या कह रहा है सुरेश? चूंकि किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि घंटों लाइनों में खड़े रहने के बावजूद भी उन्हें बेरंग ही वापस लौटना पड़ रहा है, खाली हाथ वो जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि इससे हमें काफी परेशानी हो रही है, राज्य सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। उधर राज्य सरकार कह रही है कि हमारे पास जितना उत्पादन है उतना हम पर्याप्त मात्रा में यूरिया दे रहे हैं, लेकिन फिर भी किसानों को कम पड़ रहा है। अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर? अधिकारी इसके लिए यही कह रहे हैं कि हमें पीछे से जितनी सप्लाई आ रही है उस हिसाब से हम आगे वो वितरित कर रहे हैं। क्या किसानों के लिए कोई अलग से व्यवस्था की गई है जिससे यूरिया खाद उन्हें मिल सके? किसानों के लिए यही व्यवस्था है कि उनको 5-5 बैग यूरिया आधार कार्ड के आधार पर दिया जा रहा है, और वो उसके लिए उनको इंतजार करना पड़ रहा है। अब उससे किसान परेशान हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा शहर को अपराध मुक्त करने के लिए अपराध मुक्त कोटा अभियान शुरू किया गया है। यहाँ आपको बता दें कि कोटा शहर के कई संस्थाओं ने एक ही मंच पर आकर अपराध मुक्त कोटा अभियान की शुरुआत की। न्याय विज्ञान शोध संस्था की पहल पर अभिभाषक परिषद कोटा के पूर्व अध्यक्ष ब्रह्मानंद शर्मा, न्याय विज्ञान शोध संस्थान के नरेंद्र डाबी, रश्मि शर्मा, ऋतु, गौरव सचदेवा, आशा प्रसाद समेत अनेकों लोगों ने कोटा कलेक्ट्री परिसर में अपराध मुक्त अभियान की शुरुआत की है। वहीं रश्मि शर्मा ने बताया कि शहर में बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सलाह देंगे। तो कोटा में अपराध मुक्त कोटा अभियान की शुरुआत हुई है। जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी, कानून से जुड़ी सहायताएं मिलेंगी। यहाँ पे एकत्रित हुए हैं अपराध मुक्त कोटा को लेके, क्योंकि कोटा हमारा शहर है और हम यहीं पर अधिवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन एक अधिवक्ता की कई सारी ड्यूटीज़ होती हैं। उसी ड्यूटीज़ के चलते हमने हमारे एक संस्थान की स्थापना की है जिसका नाम है न्याय विज्ञान शोध संस्थान, जिसके चलते हम लोगों तक निःशुल्क एडवाइस पहुँचा रहे हैं ताकि लोग हमसे जुड़े और किसी भी तरीके की अगर उनको विधिक सहायता चाहिए तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं और निःशुल्क उन सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो न्याय तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद पैसा उनके लिए बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है। तो ये जो न्याय विज्ञान शोध संस्थान है, इसका कोई एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। यहाँ पे इस पूरी अम्ब्रेला के अंदर हमने लॉ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं जो इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो आज जो कि हमारी मुहिम है अपराध मुक्त कोटा, तो वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपराध से कोई भी वंचित नहीं रह सकता, कोई भी शहर, क्योंकि ये असामाजिक तत्वों द्वारा किया जाता है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि अपराध जो हो वो कम हो, और वो कम कैसे होंगे, वो अवेयरनेस के थ्रू कम होंगे। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम लोगों तक उस अवेयरनेस को पहुंचाएं ताकि हमारा शहर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बन सके, जहाँ पे ये जो अपराध है ये बहुत मिनिमम हो सके और कोई भी इंसान बहुत ही निडरता के साथ अपने काम को कर पाए। तो अपराध मुक्त कोटा अभियान की शुरुआत की गई है। अपराधों से लोगों को बचाने के लिए जागरूक भी किया जाएगा। इसके अलावा कानूनी तौर पर सलाह भी दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार के आदेश के बावजूद उपनगरीय क्षेत्र में पट्टे नहीं जारी करने से क्षुब्ध सुजन देसर क्षेत्र के बाशिंदों ने जिला कलेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन किया और शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।
स्थानीय निवासी भागीरथ ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेशों के बावजूद प्रशासन पट्टे जारी नहीं कर रहा है। लोगों से कहा कि हमारे जीने के लिए पट्टा ही आधार है, जब हमारा पट्टा नहीं होगा तो हम लोगों को काफी परेशानी होगी। प्रशासन हमारे घरों को कभी भी किसी बहाने तोड़ने के लिए आता है, लेकिन हम एक दिन के सांकेतिक धरने पर बैठे हैं। तो राज्य सरकार के आदेश के बावजूद उपनगरीय क्षेत्र में पट्टे जारी नहीं किए गए हैं। इससे क्षुब्ध होकर, परेशान होकर लोगों ने एक दिन का सांकेतिक धरना दिया। उनका कहना है कि प्रशासन कभी भी बिना बताए उनके आशियानों को उजाड़ सकता है, इसलिए वो एक दिन के सांकेतिक धरने पर बैठे। कलेक्ट्रेट के सामने ये धरना दिया गया। लोगों ने पट्टा जारी ना होने पर यह धरना प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं, बावजूद इसके पट्टा जारी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किल हो रही है जीवन यापन करने के लिए, आमदनी के लिए। उनके पास और कोई साधन नहीं है और इसी के चलते कलेक्ट्रेट के सामने सभी लोगों ने मिलकर एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। और वहीं जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल के निर्देश पर शहरी और ग्रामीण इलाकों के स्वास्थ्य केंद्रों का बुधवार को औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं और दवा वितरण, निःशुल्क जांच योजना, जननी सुरक्षा सहित स्टाफ की उपलब्धता और आवश्यकताओं की जानकारी ली गई। फोटो डिस्पेंसरी में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन ओम प्रकाश पहुंचे और उन्होंने यहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं एडीएम ने पाया कि यहां कार्मिकों की उपस्थिति तो पूरी थी, किंतु पीने का पानी, डिस्पेंसरी के ओपीडी अनुकूल स्टाफ नहीं होने तथा स्थान के छोटे होने की समस्या की बात सामने आई, जिसकी लिखित सूचना विभाग को देने की बात कहते हुए कमियों को जल्द दूर करने के लिए कहा गया। स्टाफ की कमी की समस्या को दूर किया जाएगा। जिला कलेक्टर के निर्देश पर औचक निरीक्षण वहां पर किया गया। जो भी कमियां इस अस्पताल में थी, उन कमियों को जल्द से जल्द दूर करने के आदेश दिए गए। अस्पताल का औचक निरीक्षण हुआ, क्या कुछ कमियां हैं, अव्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ली गई और उसके बाद ये कहा गया अधिकारियों को, वहां पर जो डॉक्टर मौजूद थे उनसे परेशानियां जानी गई, क्या क्या कमियां हैं वो जानी गई। और जिला कलेक्टर ने कहा कि जल्द से जल्द उन कमियों को पूरा कर लिया जाएगा ताकि मरीजों को, वहां पहुंचने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चित्तौड़गढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जयपुर में आयोजित होने जा रहे राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर हल्दी घाटी से गौरव यात्रा निकाली जा रही, जो हल्दी घाटी से पवित्र मिट्टी को लेकर हल्दी घाटी, नाथद्वार, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ से होते हुए जयपुर अधिवेशन स्थल तक गौरव यात्रा के रूप में जाएगी। इस अधिवेशन में आने वाले सभी कार्यकर्ताओं का इस मिट्टी से तिलक लगाकर हल्दी घाटी के पवित्र धरा को याद किया जाएगा। इस दौरान हल्दी घाटी गौरव यात्रा का नगर के पीजी महाविद्यालय में कार्यकर्ताओं और छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर हल्दी घाट गौरव यात्रा का स्वागत किया। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गौरव यात्रा निकाली। हल्दी घाटी से ये गौरव यात्रा शुरू हुई। चित्तौड़गढ़ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयपुर में आयोजित होने जा रहे राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर हल्दी घाटी से हल्दी घाटी गौरव यात्रा निकाली जा रही है, जो हल्दी घाटी से पवित्र मिट्टी को लेकर हल्दी घाटी, नाथद्वारा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ से होते हुए जयपुर अधिवेशन स्थल तक पहुंचेगी। और आपको बता दें, यहाँ पहुंचने वाले सभी कार्यकर्ताओं का इसी मिट्टी से तिलक लगाकर पवित्र धरा से उन्हें जोड़ा जाएगा। अखिल भारतीय परिषद सभी ने यहां पर हल्दी घाटी से गौरव यात्रा निकाली।
तो वहीं धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने मनिया थाना इलाके में वर्ष 2019 में दर्ज हुए 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण और उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट ने न्यायाधीश जबीर हुसैन ने सजा सुनाते हुए मुलजिम राहुल को पॉक्सो एक्ट के तहत 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो साल 2019 में हुए रेप केस में जज ने फैसला सुनाते हुए 10 साल की सजा आरोपी को सुनाई है। और वहीं खबर चित्तौड़गढ़ के निबाहेड़ा उपखंड से है, जहां लसडावन GSS के से संधा कंपनी के कलेक्टर अधीन कार्यरत एक ठेका कर्मी मिठलाल डांगी, जो विद्युत विभाग कर्मचारियों की लापरवाही के चलते पोल पर कार्य करते समय करंट लगने से अपने दोनों हाथ गंवा बैठा, जिसके उपचार के लिए भी ठेकेदार ने आर्थिक मदद के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। वहीं अब दोनों हाथ गंवाने के बाद मिठलाल बेरोजगार होने के साथ आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी उसकी कोई मदद करने को तैयार नहीं है। अंत में हिम्मत हारकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे से के समय चित्तौड़गढ़ पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खजरियावास से मिट्टू सिंह ने मुलाकात की और उसके परिवारजनों ने आर्थिक मदद की गुहार लगाई। तो प्रशासन की लापरवाही के चलते इस युवक ने अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे, जिसके बाद अब आर्थिक तंगी के दौर से पूरा परिवार गुजर रहा है। और मुख्यमंत्री के दौरे से पहले मैं लहरावन GSS पे काम कर रहा था, सप्लाई का, और बड़कोटी का शटडाउन लेके काम कर रहा था। उसी लाइन पे काम करते वक्त मेरे को लाइट से करंट लगने के कारण मैं ऊपर से गिर गया हूँ और मेरे दोनों हाथ खो गया हूँ। और 21/10/21 को मेरा ये हादसा हुआ है। इसके बाद मेरे को कोई होश नहीं था। उसके बाद में मेरे को अहमदाबाद में होश आया। उसके बाद और मेरे दोनों हाथ गंवा बैठा हूँ और मेरे को उसके बाद में मेरी याददाश्त भी चली गई थी। उसके बाद में 1 साल के बाद में मेरे को फिर याददाश्त आई और ये हादसा देखकर मेरे को ऐसा हुआ। और मेरे पापा ने और केस भी कर रखे थे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी कोर्ट द्वारा। और वहीं सड़क सहायता शिक्षा संस्थान की ओर से बीकानेर पुलिस की पहल पर सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से 3 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और कार्यशाला में परिवहन लाइसेंस, स्पीड की कमी लाने और गाड़ियों की सुरक्षा और सुरक्षा नियमों का पालन करने के संबंध में जानकारी दी गई। इसके साथ ही ट्रैफिक इंजीनियर्स को भी गाड़ियों के रखरखाव से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। और वहीं बीकानेर के हंसगसर नहर में एक किशोर का अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर बिछवाल थाने की हेड कांस्टेबल सतवीर टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने बताया कि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ राजस्थान प्राइम के इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। ये धर्म क्षेत्र है, गीता ज्ञान की भूमि कुरुक्षेत्र है।